गुड आफ्टरनून क्लास। यस क्लास। तो क्या ऑडिट का डेफिनेशन पूरा हम लोग बात कर चुके हैं? क्या था ऑडिट का डेफिनेशन में? स्टार्ट करो। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसका? ऑफ एन एंटिटी, बराबर, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। यहां तक एक पोर्शन। फिर आगे क्या था? आगे वाली लाइन, हाँ, when such an examination is conducted with a view to expressing his opinion on it, बराबर यही था। और ओपिनियन वर्ड का मतलब हमने लिया था, क्या था? पॉइंट ऑफ व्यू। और ये ओपिनियन क्या होगी? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। भाई आपको इतना बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। अब हम जब भी ऑडिट करने के लिए जाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिए, हम ये नहीं सोचेंगे कि काम करने वाला जो बंदा है वो बदमाश है। हमारा काम ये सोचना बिल्कुल भी नहीं है, बराबर। लेकिन हम ये भी नहीं सोच के जाएंगे कि सब कुछ सही है, बराबर। हमारा काम है एग्जामिन करना, हमारा काम है चेक करना, तो हम चेक भी करेंगे, हम चीजों को एग्जामिन भी करने वाले हैं, बराबर। और हमको ये बताना है कि उसमें जो चीजें हैं वो ट्रू और फेयर है कि नहीं। अच्छा, पहले स्टेप में जब हमको कुछ भी गड़बड़ लगेगा तो हम मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई साहब ये वहां पे हमको क्या लग रहा है? गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। और फिर जब हमको लगता है कि अगर मैनेजमेंट हमारी बात को नहीं सुन रहा है तो उस केस में फिर अपने को ऑडिट रिपोर्ट में लिख करके देना पड़ेगा कि भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा है, बराबर। पहले तो मैनेजमेंट को कहना पड़ेगा। अच्छा, ट्रू एंड फेयर का मीनिंग क्या था? ट्रूली रिकॉर्डेड और साथ में था फेयरली प्रेजेंटेड। ट्रूली रिकॉर्डेड, फेयरली प्रेजेंटेड, यानी जो कुछ भी हुआ वो आपने सच में जो हुआ वो बुक्स के अंदर लिखा है, और लिखा है तो उसको बिल्कुल सही तरीके से प्रेजेंट भी किया है, बराबर। अब कल हम लोगों की एक बात चल रही थी और उसमें हम लोग एक चीज के ऊपर कंसीडर कर रहे थे कि सर क्यों ऑडिटर जिससे फीस ले रहा है उसी के लिए गड़बड़ यानी नेगेटिव वाली रिपोर्ट बना करके देगा। तो मैंने आपको कहा कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर पे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर पे ये लायबिलिटी है कि वेदर जो बंदा आपको फीस दे रहा है फिर भी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर गड़बड़ है तो आपको वो चीज डिस्क्लोज तो करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर हमने कहा सर बायस बिहेवियर हो जाएगा, कल बात हुई थी अपनी सारी, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जिस वक्त में भी ऑडिट करने के बाद भी अगर ये प्रूव हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, ऑडिटर के सर पे भी आएगा मैटर, और ऑडिटर को उस केस में ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने अपने वर्किंग में, अपनी लाइबिलिटीज में, अपनी ड्यूटीज में कहीं किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं किया है ना। अब कैसे होता है वो सारा? देखिए, हमारे पास में बहुत सारे एसेस भी हैं, जैसा आपको मैंने पहले कहा था स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। एक ऐसे हमारा होता है 230 वाला, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, यानी जब वो ऑडिटिंग करेगा तो जितनी चीजें हैं उन सबको क्या करेगा? नोट डाउन करता रहेगा, है ना। जो जो कुछ करेगा एविडेंसेस लिखता रहेगा, और वही एविडेंसेस जो उसने इकट्ठे किए और जो नोटबुक बनाई वो काम आएगी जिस वक्त में उसके अगेंस्ट में क्या लगेगा? ब्लेम। तो मैंने आपको कल कहा था कि आज अपन सत्यम वाला जो केस है उसको डिस्कस करने वाले हैं, बराबर। तो आइए देखें सत्यम वाले केस में हमारा कंसेप्ट क्या था। तो सत्यम कंपनी, आप लोगों ने नाम सुना है सत्यम इन्फोटेक का? ये वो टाइम है सत्यम का, और पता होना चाहिए मेरे ख्याल से हर सीए करने वाले को सत्यम कंपनी के बारे में तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। जिस वक्त में इंडिया की टॉप सेकंड थर्ड नंबर पे थी सत्यम इन्फोटेक, है ना। जैसे टीसीएस है, टीसीएस तो सुना है सबने, है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, या जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है ना, वैसे ही सत्यम कंप्यूटर्स। अब सत्यम कंपनी के अंदर पहला कहा जाता है कि इंडिया का फाइनेंशियल फ्रॉड उसमें हुआ। अब एक सिचुएशन आपको बताता हूं उस कंपनी की। ये उस कंपनी का बैलेंस शीट है, समझना। बैलेंस शीट में खास दो बातें आपको दिखेंगी। बैलेंस शीट में एफडी दिख रही है 3000 करोड़ की, 3000 करोड़ का एफडी। एफडी जानते हो ना, फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है कंपनी ने। और इधर 1200 करोड़ की दिख रही है बैंक ओडी,
ओडी जानते हो? ओवरड्राफ्ट, यानी आपने बैंक से पैसा उधार लेके रखा हुआ है, ठीक है। एफडी पर इंटरेस्ट मिल रहा है 8%, ओडी पे देना पड़ रहा है 10%। ये सिचुएशन आपके सामने है। आप सब अकाउंट्स पढ़ते हैं, इस लेवल तक आप अकाउंट जानते हैं। कुछ गड़बड़ दिखती है आपको इसमें? क्या गड़बड़ है? अगर तुमने 3000 करोड़ का एफडी करवा रखा है तो भैया 1200 करोड़ का ओडी क्यों लिया है? सबको पता है ये तो सोचो ऑडिटर ने भी तो दिमाग लगाया होगा, है ना। तो जब सत्यम कंपनी का केस हुआ तो ऑडिटर भी केस हुआ। और आपको बताऊं, अभी 1 साल पहले सेबी ने सत्यम का ऑडिट करने वाली जो ऑडिट फर्म थी उस पर 2 साल का बैन लगा दिया। बराबर, जो टॉप, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, बिग 4, है ना, उस पर बैन लगाया। ये तो सुना ना, बैन वाली बात तो न्यूज़पेपर में भी आई थी। तो अब देखो यहां पे कि ऑडिटर किस लेवल तक काम कर रहा है और किस लेवल तक अपने आप को प्रूव कर रहा है। जो अपनी कल वाली बात थी उसको समझिएगा। अब इंस्पेक्शन अथॉरिटीज ने पहला क्वेश्चन यही किया, भाई साहब ये कैसे हुआ, आपको दिख नहीं रहा था? तो उन्होंने एक बहुत सीधा सा जवाब दिया कि सर अगर आप सोच सकते हो तो हम तो चार्टर्ड हैं, वो भी बिग 4 में है, तो हमने भी सोचा। तो हमने इस बारे में सबसे पहला काम यह किया कि एफडी चेक की। एफडी है भी कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है? एफडी है भी के नहीं है? तो पहला जवाब आया कि सर कंपनी की तरफ से हमको एफडी नहीं दिखाई गई। कंपनी ने बोला हमारे पास अभी एफडी कहीं मॉर्गेज पे या कहीं रखी हुई है, बाहर है, अभी हम आपको नहीं दे सकते। तो आपने क्या कंपनी की बात मान ली? नहीं सर, नहीं मानी। क्या क्या हमने बैंक अथॉरिटी को लेटर लिखा। क्या लिखा? लेटर, ये सर हमारी फाइल, ये रही लेटर की कॉपी, सब चीजों का प्रूफ। बात समझ में आ रही है? तो ऑडिटर ने लेटर की कॉपी दी इंस्पेक्शन अथॉरिटीज को, ये लो सर। बदले में सर हमारे पास में आया रिप्लाई, और रिप्लाई में लिखा हुआ है कि यस, इस कंपनी का वाकई में एक एफडी 3000 करोड़ का है। तो रिप्लाई तो आते रहता है, बैंक का कोई नॉर्मल आदमी रिप्लाई कर देगा, सर हम चार्टेड है, इतना तो हम भी पढ़ के आए हैं। ये रिप्लाई हमने लिया है बैंक के मैनेजर से। अब बोलो, उससे बड़ी अथॉरिटी तो नहीं हो सकती ना तुम्हारे पास में। ये लो सर, बैंक मैनेजर की रिप्लाई की कॉपी, वो भी दिखाई उन्होंने। वाकई में उसमें उन्होंने एडमिट किया 3000 करोड़ की एफडी है। बात समझ में आई? एक चीज हुई। अब आपको बताऊं, बीच में बता देता हूं, एक्चुअल में 3000 करोड़ की एफडी थी नहीं, फर्जी थी ये, फर्जी, ये फर्जी अमाउंट था। अब बोलो यहां तक मैं बताओ चार्टेड क्या कर सकता था? और बाकी बात तो आगे का केस बता रहा हूं आपको। अब आप खुद ही सोचो, मैं इसीलिए 100% गारंटी नहीं दे पा रहा हूं। क्यों? बैंक वाला भी कंपनी के साथ में। अब क्या कर लोगे? तुम्हारे पास कंपनी से चेक करना था, कंपनी ने नहीं दिया, आपने बैंक से बात कर ली। अब बैंक मैनेजर खुद अगर रिप्लाई करता है कि यस इनका एफडी है और आपको लेटर लिखता है, इससे ज्यादा मैंने कल भी कहा था, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं। इससे बेटर और क्या देख सकते थे? चलो, एक मैटर सॉल्व आउट हुआ कि 3000 करोड़ का आपने चेक किया। फिर अथॉरिटीज ने दूसरा क्वेश्चन पूछा, वही जो अपने दिमाग में आया अभी, कि 1200 करोड़ का ओडी क्यों लेके रखा है? पहले 3000 करोड़ की एफडी में से आपको 1200 करोड़ का पेमेंट कर देना चाहिए था। इतना कैश है ना तुम्हारे पास में, तो क्यों 3000 करोड़ का एफडी लिया? इधर इंटरेस्ट कम मिल रहा है, इधर इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हो, गलत है। अकाउंटिंग सिस्टम पे भी गलत दिख रहा है, प्रैक्टिकली भी गलत है। जवाब क्या आया सुनना, कि सर हमने बकायदा इसके लिए कंपनी के मैनेजमेंट को लिखा लेटर। किसको लेटर लिखा? और उनसे पूछा कि ये कैसे गड़बड़ किया आपने? मैनेजमेंट का रिप्लाई हमारे पास में आया, ये लो सर एक और लेटर का कॉपी है। मैनेजमेंट ने जवाब दिया कि हम फॉरेन में एक कंपनी है जिसको करने वाले थे टेक ओवर, और करीब करीब 2800 करोड़ में हमारा मैटर सेट हो रहा था, बार्गेनिंग चल रही थी। तो 2800 करोड़, 2800 करोड़ में जब हम किसी कंपनी को टेक ओवर करेंगे, उसके लिए तो हमको कोई ओडी देगा नहीं। तो उसके लिए हमने ये 3000 करोड़ का कैश रखा हुआ था अपने पास में, कि जब जरूरत होगी हाथों हाथ एफडी को तोड़वाएंगे, ब्रेक करेंगे, पैसा आएगा, उसे कंपनी खरीद लेंगे। फिर ये देखो सर मैनेजमेंट का रिप्लाई। फिर ऑडिटर को कहा गया तो तुमने मैनेजमेंट के रिप्लाई पे भरोसा कर लिया? अच्छा। फिर ऑडिटर ने कहा सर सीए है, बिग 4 है,
हमने भरोसा नहीं किया। हमने जिस कंपनी से टेक ओवर की बात चल रही थी उसको भी लेटर लिखा, सर ये लो उसकी भी कॉपी। सोचो आप कितनी चीजें प्रूव कर रहा है वो, और बेचारा क्या करेगा, जान निकाल के ले लो उसकी। कितनी चीजें, कितना काम कर रहा है वो, फिर भी फंसा। कहां फंसा, एक पॉइंट पे आगे बताऊंगा। उसने लेटर निकाल के दिया, यस सर देखो मैनेजमेंट उस कंपनी जिसको टेक ओवर करने वाले थे उससे हमने जो कम्युनिकेशन किया उसका कॉपी भी आप लो। लिया सर कॉपी। उसमें उस कंपनी ने एडमिट किया था कि हाँ हमारा बार्गेन का डील चल रहा था और इतने करोड़ के आसपास ही करीब करीब मैटर चल रहा था। बाद में हुआ नहीं टेक ओवर, पर बात चल रही थी, तो ये बात भी सच है। ठीक है, फिर मैनेजमेंट, फिर इन्वेस्टिगेशन ऑथोरिटीज ने पूछा कि चलो सब बात मानी, पर ये इतना बड़ा डिसीजन मेकिंग जो हुआ, तो डिसीजन मेकिंग किसी ने तो मीटिंग बुला करके किया होगा, है ना। इस कंपनी में ब्लेम लगा कंपनी के चेयरमैन पे। किस पे लगा? चेयरमैन नहीं किया, ब्लेम क्या लगा? चेयरमैन ने खुद ने आके एडमिट किया, तब ये घोटाला बाहर निकला। इस कंपनी का जो चेयरमैन था, जो इन सारी चीजों के पीछे था, उसने खुद ने एक दिन अपने सारे शेयर होल्डर्स को और गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया कि सर मैंने इस पूरी कंपनी में फर्जीवाड़ा किया है, मैंने फ्रॉड किया है, मैं गिल्टी हूं, ये मेरा लेटर पकड़ो। तब जाकर के ये फ्रॉड बाहर आया, नहीं तो शायद थोड़े साल तक बाहर ही नहीं आता ये। ठीक है ना। अब सुनो आगे और बात। अब ऐसा हुआ कि भाई ये जो कुछ हुआ ये तो कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया होगा, तो आपने देखा कि नहीं देखा कि चेयरमैन अकेला कर रहा है या मैनेजमेंट कर रहा है? मैनेजमेंट कर। आपको कैसे पता मैनेजमेंट ने मिलके किया? सर अब जवाब सुनना ऑडिटर का। ऑडिटर ने कहा सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इसके लिए हुई थी मीटिंग, है ना। अब आपको बता दूं लॉ की चीज, अपने उधर लॉ में पढ़ेंगे अपन। जब भी कंपनी की कोई भी मीटिंग होती है, वेदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हो चाहे शेयर होल्डर्स की हो, तो मीटिंग की समरी के लिए हम मिनट्स बनाते हैं, है ना। मीटिंग का जो भी कुछ मीटिंग में डिटेल होता है ना, मीटिंग वो सब एक डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, ऑथोराइज डॉक्यूमेंट। कंपनी का चेयरमैन सेक्रेटरी सब साइन करते हैं उसके ऊपर। तो सर हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग भी देखा है, उसका आप देखो, ये लीजिए सर और कॉपी एक लीजिए। बाकायदा बीओडी का मीटिंग हुआ है, मीटिंग में प्रपोजल पास हुआ है कि 3000 करोड़ का एफडी लेना है, उस कंपनी को टेक ओवर करना है। ये सर ये भी देखो आप, हमने तो ये भी कर लिया। अब इतना होने के बाद भी कंपनी ऑडिटर फर्म फंसी, एक जगह पे फंस गई। अब सुनो इन्वेस्टिंग ऑथोरिटी ने अगला क्या सवाल किया। ठीक है भाई, आपने बोर्ड मीटिंग देखा, मिनट्स देखा, कितने डायरेक्टर मीटिंग में आए थे? सारे आए थे। जो भी डायरेक्टर्स हैं, वैसे भी सारे तो आते नहीं है, तो 7 डायरेक्टर्स मान लो प्रेजेंट थे, फॉर एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट थे। अब आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं, कंपनीज एक्ट में जब सीए फाइनल में पहुंचोगे तो हमारे कुछ सेक्शंस हैं जिनमें एक बंदा होता है जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या कहते हैं? बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, जैसे होल टाइम डायरेक्टर होता है, आपने पढ़ा ना होल टाइम डायरेक्टर, तो वर्ड पढ़ा है अपने किसमें, की मैनेजरल पर्सन में। वैसे ही तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, और ऐसी किसी बोर्ड मीटिंग में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है, जो इस बोर्ड मीटिंग में नहीं था। यह चीज ऑडिटर चेक करना भूल गया। इसका मतलब जो डायरेक्टर्स मीटिंग में प्रेजेंट थे वो चेयरमैन और चेयरमैन के खुद के ही ग्रुप के लोग थे, तो उन्होंने मिलकर के जो डिसीजन लेना था ले लिया और जो करना था आगे कर दिया। इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया। अब ऑडिटर से इतना देखो, ऑडिटर ने बेचारे ने क्या क्या दे दिया आपको। बैंक से कम्युनिकेशन बता दिया, उस कंपनी से कम्युनिकेशन बता दिया, मैनेजमेंट का रिप्लाई आपको बता दिया, उन्होंने बोर्ड मीटिंग का डिटेल आपको बता दिया। अब ऑडिटर से एक जगह पे गलती हो गई कि उसने ये चेक नहीं किया कि मीटिंग में जो जो डायरेक्टर प्रेजेंट होता है ना, उनके नाम भी मिनट्स में लिखे जाते हैं। ये डायरेक्टर प्रेजेंट था और ये वाला डायरेक्टर है, ये होल टाइम वाला है, ये कौन सा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में एक भी नहीं था, तो ये डिसीजन जो लिया वो वैलिड नहीं था। फिर आपने ये चीज क्यों नहीं देखी? इस पॉइंट की वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो थी, ऑडिट फर्म जो थी, वो फंस गई। बराबर। तो इसीलिए आपको मैंने कहा था ऑडिट बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एकदम बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। मतलब हर एक चीज को दिमाग में रख करके देख लो, इतने से पॉइंट के ऊपर कंपनी फंसी। तो ऐसा नहीं है अगर आपने गलत रिपोर्ट बना के दी तो फंसोगे तो आपको ये चीज प्रूव करनी है कि आपने अपनी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं की। नो नेग्लिजेंट बिहेवियर बाय ऑडिटर। प्रूव कर दिया तो बचोगे, नहीं प्रूव किया तो फंसोगे, बैन लगेगा। बराबर। तो ये वो केस का छोटा सा एक डिटेल था सत्यम वाला, जो मैं आपको कह रहा था कि इतना काम एक ऑडिटर को करना पड़ता है।
ठीक है, बराबर। चलिए जी, तो यहां आकर के ऑडिट का डेफिनेशन हमेशा ध्यान रखना है। देखो, फर्स्ट चैप्टर जब भी उसका कोई भी टॉपिक आएगा उसमें ऑडिट का डेफिनेशन बहुत काम आएगा। तो ऑडिट का डेफिनेशन तो हमारे पास में हमेशा अंदर होना ही होना चाहिए, एनी टाइम होना चाहिए, ठीक है। मैं फिर भी आपको ऑडिट का एक और डेफिनेशन नोट करवा रहा हूं, अपनी अपनी कॉपीज में लिखिए, एक और करवा रहा हूं, है ना। ये तो याद रखना ही रखना है आपको, चाहे तो एक और डेफिनेशन में लिखवा देता हूं आपको, सिंपल सी, उसको भी नोट कर लीजिए। लिखिए, ऑडिट इज एन independent examination. Audit is an independent examination of financial statement. Audit is an independent examination of financial statement by verifying ठीक है, of records, by verifying of records, data and statements. By verifying records, data and statement with an object, एक उद्देश्य के साथ में, with an object TO2, देखना, with an object to form and express, an opinion, with an object to form and express an opinion that, वही वाली लाइन, that financial statement are giving, क्या होगा आगे, true and fair view or not, whether financial statement are giving true and fair view or not, है ना। ये एक डेफिनेशन भी है, दोनों ही है। तो अगर ये वाली है तब भी लगभग वही है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वेरीफाइंग। अब वेरीफाइंग का मतलब चेक करना, कल किए थे ना आप लोगों ने, क्या चेक करना, रिकॉर्ड्स चेक करना, डेटा चेक करना, स्टेटमेंट करना, विद एन ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के साथ में, टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट, फॉर्म एंड एक्सप्रेस, ओपिनियन बनाना और बताना। कहां पे बताना, कल मैंने कहा था, किधर, ऑडिट रिपोर्ट में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। वही चीज हो गई अपनी, लगभग वही है, बराबर। तो ये ऑडिट का एक और डेफिनेशन आप लोग को मैंने नोट कराया। तो यहां आकर के ऑडिट का बेसिक पार्ट हो जाएगा कि भाई हाँ, ऑडिट का मतलब ये होता है ना, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। और पर्पस है फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, ये बताना, यही ऑडिटर का बेसिकली काम है, ठीक है। अब दूसरा सवाल आया जिसका जवाब आप जानते हो, वहां से देखो, ऑडिटर, द पर्सन हु कंडक्ट ऑडिट इज नोन एज ऑडिटर, है ना। जनरली अपन बोल रहे थे सीए, अभी उसको क्या नाम दे दिया अपने, ऑडिटर का। ही मेक्स हिज रिपोर्ट टू द पर्सन हु अपॉइंट हिम, जिन लोगों ने उसको अपॉइंट किया, अपना अगला, जैसे ही ये अपना खत्म हो रहा है और 2-1 दिन में खत्म होगा बेसिक वाला, हम सीधा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पे बात करेंगे, मतलब कंपनी ऑडिट चालू करने वाले हैं। तो जिन पर्सन ने उसको अपॉइंट किया वो उनको देगा अपनी रिपोर्ट, इट्स कॉल्ड ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अब काम की चीज देखो, हु कैन बी ऑडिटर, कॉपीज में नोट करना है आप, हु कैन बी ऑडिटर से हेडिंग लगाओ, जो जो बोलूं उसको नोट करते जाओ। ऑडिटर कौन होगा, तो वहां पे लिख दो, आपकी कॉपीज में जो लिखना है वो सुन लो, चार्टेड अकाउंटेंट लिखो, सीए, शॉर्ट में भी चलेगा, सीए हैविंग सीओपी, ये रहा सीओपी, देख रहे हो, सिंपल शॉर्ट में लिख दो, सीए हैविंग सीओपी, वो कर सकता है ऑडिट। कौन होता है, क्या होता है, अब सब अपन वहां से पढ़ते हैं। देखो,
It has been made obligatory or compulsory for the companies to get its account audited by qualified auditor. ठीक है, अब बहुत सीधा सा है, कंपनीज के लिए ऑडिट करवाना कंपल्सरी है. ऑब्लिगेटरी या कंपल्सरी का मतलब मन से नहीं. मैंने आपको कहा था मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट कराऊं कि नहीं कराऊं, मेरी मर्जी है. हाँ, एक पर्टिकुलर टर्नओवर से ऊपर में निकल गया तब तो कंपल्सरी, नहीं तो मेरी मर्जी. पार्टनरशिप फर्म कराए नहीं कराए उसकी मर्जी, लेकिन कंपनी चाहे कैसी भी हो, मैंने कल की क्लास में भी बोला, उसका ऑडिट करवाना कंपल्सरी है. चलिए आगे पढ़ते हैं. इन इंडिया द चार्टेड अकाउंटेंट्स हु हैव सीओपी, इट्स कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड टू कंडक्ट द ऑडिट. ठीक है, अब ये सीओपी होती क्या है? आप लोगों का जैसे ही ये डिग्री आपको मिलेगी, आपके पास में दो ऑप्शन है मेनली. बाकी तो कुछ भी करो, तो किराने की दुकान लगाओ, मना नहीं है मेरा. मेनली इस डिग्री से रिलेटेड आपके पास दो ऑप्शन है. या तो किसी कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में चले जाइए, नौकरी कर लो, सुबह 9 बजे जाना है, शाम को 6 बजे आना है, 5 डेज वीक है, 12-15 लाख का आपका पैकेज है, वो वाला. दूसरा, आप शुरू कर दीजिए अपना खुद का प्रैक्टिस ऑफिस लगा लो, एक प्रैक्टिस कर रहे हो, अंडर में आर्टिकल्स रख रहे हो, आप खुद भी जाओगे ना किसी न किसी सीए के अंडर में, या तो वो काम दोनों में से एक कर लो, है ना. अब इनमें से अगर आप कहीं पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हो तो आपके पास में सीओपी नहीं होगा. समझ गए बात को? सीओपी सिर्फ किसको मिलेगा? जो प्रैक्टिस में जा रहा है, जो काम करेगा, इनकम टैक्स का काम करेगा लोगों के लिए, जो ऑडिट भी करेगा. तो ऑडिट ही वाला बंदा कर सकता है, वो नहीं कर सकता है ना. तो मेरा एक स्टूडेंट है, मान लो उसका जैसे ही सीए कंप्लीट हुआ, टीसीएस से उसके पास जॉब ऑफर आ गया, कल ही फोन आया उसका, बाड़मेर का है, कोई काम से आया था, तो टीसीएस में उसका जॉब लगा हुआ है. क्या उसके पास सीओपी है? नहीं है, क्योंकि वो वहां पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है. फिर मेरा खुद का ब्रदर इन लॉ, रियल मेरा ब्रदर इन लॉ, उसका सीए खत्म हुआ, मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो भी सीए, तो वो उन्हीं का ऑफिस उसने ज्वाइन कर लिया ना. अभी वो बैंक्स का ऑडिट कर रहा है, तो उसने क्या ले रखा है? सीओपी. अब सुनना, अब मेरे ब्रदर इन लॉ के पास अभी सीओपी है, बहुत आराम से ऑडिट सब कर रहा है. अब मानो उसको भी, मान लीजिए रिलायंस से जॉब ऑफर आ गया और वो जॉब ज्वाइन करना चाहता है, नहीं मैं तो प्रैक्टिस नहीं, मैं तो जॉब में जाऊंगा. जा, लेकिन उसके लिए उसको ये जो सीओपी है वो करना पड़ेगा सरेंडर, आईसीए को सरेंडर करना पड़ेगा. आप कहीं पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट लेकर के साथ में ये भी कर लो, वो चीज का पॉसिबिलिटी नहीं होगा. तो सोच के बताओ, बियानी सर और मितेश सर के पास में सीओपी है कि नहीं है? है कि नहीं है? है, दोनों के पास है. सर कैसे, क्यों? क्योंकि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है ही नहीं वो. यहां वैसे भी जॉब नहीं है, हम में से कोई भी यहां नौकरी नहीं कर रहा है, हम में से कोई भी यहां एम्प्लॉयमेंट में है ही नहीं. अच्छा, वो दोनों लोग कंपनी के शेयर होल्डर और साथ में कौन हो गए? डायरेक्टर्स. मैंने आपको कहा था, है ना. तो डायरेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट में काउंट थोड़ी हो रहा है यहां पे, वो भी फुल टाइम नहीं है. तो इसीलिए वो यहां पे दोनों के पास में सीओपी है, दोनों का प्रैक्टिस चालू है, दोनों बिल्कुल ऑडिट कर सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर सकते हैं. ये अपने को ध्यान में रखना है. तो हमारे यहां ऑडिट करने का काम कौन करता है? सीए. सिर्फ सीए नहीं बोलोगे, सीए हैविंग सीओपी, जिसके पास में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो. क्लियर मैटर? बहुत छोटा सा काम खत्म हो गया इधर. अब आता है, एक ऑडिटर में बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए. क्या होना चाहिए ऑडिटर में? क्वालिटीज. और ऑडिटर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं. टू बिकम अ गुड एंड एक्सपर्ट ऑडिटर, अ पर्सन शुड possess ऑल दोज क्वालिटीज विच contribute टू मेक हिम अ गुड बिजनेसमैन. एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की जो जो क्वालिटीज होती है वो खुद एक ऑडिटर में होनी चाहिए, है ना. तुमने अक्सर पिक्चरों में एक डायलॉग सुना है, चोर को पकड़ने के लिए चोर जैसा सोचना पड़ता है. सुना है ना कई बार, अक्सर पिक्चर में डायलॉग आता है, वही तो कह रहे हैं. तो ऑडिटर बनने के लिए, ऑडिट करने के लिए, बिजनेसमैन का ही ऑडिट करोगे तो तुम्हारा दिमाग भी बिजनेसमैन की तरह चलना चाहिए. उसकी तरह सोचोगे नहीं तो उसकी तरह से पकड़ोगे कैसे फ्रॉड को, है ना. तो दैट इज ऑडिटर शुड possess ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन. वो तो है ही है. उसके अलावा इस पे क्वेश्चन आ सकता है कई बार अलग से, द क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर मे बी स्टडीड इन द फॉलोइंग हैट्स. अभी नोट कुछ नहीं करना है, अभी यहां से देखते जाओ, आपको जो बुक मिलेगी उसमें सब दिया हुआ है, सिर्फ बेसिक नोट करना था. जहां जहां और जरूरत होगी नोट कराऊंगा.
सबसे पहले ऑडिटर को लॉ का नॉलेज होना ही चाहिए, इसीलिए हम आपको सुबह की क्लास में लॉ भी पढ़ा रहे हैं। नहीं तो क्यों पढ़ाते लॉ? तुमको लॉयर थोड़ी बनना है, वकील थोड़ी बनना है ना। अब ऑडिटर को लॉ का नॉलेज, वेदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, कंपनीज, टैक्सेशन, बहुत लॉ है। क्यों चाहिए तुमको लॉ का नॉलेज? रीजन बताते जाओ, बस पॉइंट मैं बता रहा हूं, रीजन आप बताओगे। बोलो, लॉ का नॉलेज करके क्या करोगे तुम? हाँ, एक चीज बताओ, कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तुमको पता है कंपनी का बैलेंस शीट और P&L कैसे बनता है? कौन से? कंपनी लॉ का एक शेड्यूल है 3, तो वो तो कंपनी लॉ का है। कंपनी लॉ नहीं तो बताया शेड्यूल 3। तो अगर तुमने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा होगा तो तुमको पता कैसे चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, कौन सी चीज कहां आती है, कैसे ऐड होती है? इसलिए नॉलेज चाहिए, है ना। पार्टनरशिप की ऑडिट करने के लिए चले गए, वो पता होना चाहिए। अब पार्टनरशिप को ऑडिट करने के लिए गए, तुमको वहां पे दिख रहा है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया है पार्टनर्स को, तुमने मान लिया, अच्छी बात है। हाँ, ऐसे कैसे मान लिया? पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है तो डीड में लिखा होना चाहिए, मंगवाओगे डीड लाओ भाई तुम्हारी, ऐसे कैसे लिख दिया तुमने ये? इन सब चीजों के लिए तुमको पार्टनरशिप का नॉलेज होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नॉलेज तो बेसिक है। कोई भी डीलिंग तुम्हारा एंटिटी के अंदर कोई भी बिजनेसमैन कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं देखना पड़ेगा। टैक्सेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है तुमको? सबसे मेन है ये तो, बोलो भाई। ऑडिटेड बुक्स के ऊपर ही टैक्स पे करना है तो तुमको पता होना चाहिए टैक्स के प्रोविजंस क्या हैं, सही तरह से प्रोविजन लगे नहीं लगे, सही कैलकुलेशन किया नहीं किया। तो इन सब और भी बहुत सारे लॉज हैं जो आगे सिखाए जाएंगे आप लोग को, इसलिए लॉ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है टू बिकम अ गुड ऑडिटर, है ना। सेकंड नंबर, बिजनेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिजनेस का नॉलेज, the auditor should be acquainted with the general as well as special feature of the business organization to which is going to audit। अभी तुमको इधर एक ऐसा बिग बाजार का ऑडिट करने के लिए भेज दिया, अब तुमको उनके बिजनेस का तरीका ही नहीं पता है कि होता क्या है, तो ऑडिट कैसे करोगे? चलो एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक बंदा आया एक्सेल एकेडमी का ऑडिट करने के लिए, आ गया। अच्छा, आप क्या करते हो यहां पे? कोचिंग करवाता है। किसकी? सीए की। अच्छा, सीए की कोचिंग है तो यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होगा आपका जेएनयू के साथ में? भाई ये जेएनयू नहीं है, हम सीए का कोचिंग। हाँ, अच्छा सीए वो तो मैंने किया हुआ है। हाँ, तो आईसीआई से एफिलिएशन होगा आपका? अरे मेरे भाई, प्राइवेट कोचिंग है यार, क्या कर रहा है तुम? कहां से आईसीआई से एफिलिएशन होगा, क्या होगा? तो बिजनेस का नॉलेज ही नहीं है तब तक करोगे क्या, है ना। सोचो, एज अ चार्टेड तुम किसी सॉफ्टवेयर फर्म में चले गए, उस कंपनी का काम गया सॉफ्टवेयर बेचना, है ना। वहां गए, तुमने दिखा अरे इतनी सेल हो रही है, ओहो गजब सेल है, इतना माल बेचते हो तुम लोग, लेकिन तुम्हारा कैरेज आउटवर्ड तो दिख ही नहीं रहा है, फ्रेट का पैसा ही नहीं है तुम्हारा, तो माल बेचते कैसे हो तुम? ऐसे ही। अरे पागल इंसान, सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के लिए फ्रेट का खर्चा नहीं होता है, तो सीधा ऑनलाइन जा रहा है भाई, कहां से खर्चा आएगा तेरे? सीधा शिफ्ट हो रहा है वो तो वहां पे, खाए का फ्रेट का खर्चा ढूंढ रहा है। तो अगर बिजनेस का नॉलेज ही नहीं होगा तो सर इतने कितने बिजनेस का नॉलेज हमको लेना पड़ेगा? जो ऑडिट करने जा रहे हैं वो सबका नॉलेज। कई बार पहली बार ऑडिट करोगे, दूसरी बार करोगे, और धीरे धीरे करते करते एक्सपर्टाइज होते जाओगे ना। तो इसीलिए जिस बिजनेस का ऑडिट करने जा रहे हो उसका नॉलेज आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो अपन ऑडिट नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर आता है सबसे सिंपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स तो पता होना ही चाहिए। अल्टीमेटली एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जब तक आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता नहीं है, तुमको अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में पता नहीं है, वो कल जो मैंने आपसे पूछा था मशीनरी का इंस्टॉलेशन का खर्चा तुमने P&L में लिख दिया, तुमको प्रिंसिपल्स पता ही नहीं है, तुमको गोइंग कंसर्न के बारे में पता ही नहीं है, तो कैसे चेक करोगे आप लोग? कैसे कहोगे कि चीजें बिल्कुल फेयर गई हैं, ट्रू गई हैं, है ना। तो एग्जॉस्टिव एंड एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इन ऑल इट्स ब्रांचेस इज नेसेसरी ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग। ही मस्ट नो थ्रोली ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल टेक्निक, जितना भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है सब आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए देखो, आप लोग का सीपीटी और फाउंडेशन में भी अकाउंट्स था, सीए इंटरमीडिएट में 2 अकाउंट्स ब्रांचेस आ गए तुम्हारे पास, एडवांस अकाउंट्स और अकाउंट्स दोनों। सीए फाइनल में फिर से क्या पढ़ना पड़ेगा तुमको? फिर से फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी। तो इतना ज्यादा अकाउंटिंग है इसलिए क्योंकि जब तक इसका नॉलेज नहीं होगा तुम ऑडिटिंग करोगे कैसे? बेसिक बात हो गई, ठीक है ना। इसलिए इसका नॉलेज होना जरूरी है। फिर हमने कहा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट, ये देखो सीए के सब्जेक्ट है, कोई स्टूडेंट ने डाला था,
क्यों रे मुझे इतना पढ़ना पड़ता है ना, ये तुम्हारे सारे स्टडीमेट हैं इतने सारे। तो अब देखो क्या क्या और सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए तुमको, एफएम का नॉलेज क्यों चाहिए भाई? चलो बताओ एफएम क्यों पढ़ना है तुमको? अबे तू कमाल इंसान है, तू यार नोट्स के अंदर है, कमाल कर देगा तू। तो तू लड़के देखने जाए मेरे को साथ लेके जाना, तो तेरे जवाब सुन के तो भाग जाएगी वो। हाँ जी बोलो बोलो। हाँ बहुत सही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब सुनो, कोई भी कंपनी जब फाइनेंस क्रिएट करती है तो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज लगाती है, डेप्ट और इक्विटी के सोर्सेज लगाती है, शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स है, म्यूचुअल फंड्स हैं। इन सब के बारे में नॉलेज आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो कंपनी का ऑडिट करोगे कैसे? इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है। तुमको जनरल मैनेजमेंट क्यों पढ़ना है? वो बिजनेस मैनेजमेंट होता है ना कॉमन से अपना, ठीक है, वो सब क्यों पढ़ना पड़ता है? वो भी पढ़ना पड़ता है आपको। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेनरी फेयोल वाले 14 प्रिंसिपल्स टाइप, ऐसा क्यों पढ़ना है? वो दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना, आगे एक टॉपिक आएगा। एक चार्टेड है और उसके अंडर में 10 आर्टिकल्स काम कर रहे हैं, उसका खुद का स्टाफ है, उन सबको उसको करना पड़ेगा मैनेज, है ना। किसको कहाँ ऑडिट पे भेजना है, किससे कैसे काम लेना है, कौन सा किस काम का एक्सपर्टाइज है। जैसे मेरा आर्टिकलशिप जिस बॉस के अंडर में था, तो मेरे साथ में एक जना और था आर्टिकल, जो अभी टैक्स भी पढ़ाते हैं वो, ठीक है। तो हम दोनों साथ में आर्टिकल थे, अच्छे फ्रेंड्स थे। तो उसका था टैक्सेशन में एक्सपर्टाइज नॉलेज और मेरा था अकाउंटिंग के अंदर एक्सपर्टाइज नॉलेज। ऐसा कोई बैलेंस शीट नहीं हुआ जो मैं मिला नहीं सकूं, बराबर टिपिकल से टिपिकल बैलेंस शीट ले आओ मैं मिला देता था, इतना एक्सपर्टाइज नॉलेज। तो अब हमारे बॉस को पता था कि इसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेशन में है, इसका पूरा इंटरेस्ट अकाउंटिंग में है, तो वो काम ही हमको वही देते। इट्स ऑल मैनेजमेंट, है ना। अभी मुझे पकड़ा दे टैक्सेशन करो, उसको पकड़ा दे अकाउंट्स करो, तो हो गया काम वहीं पे, ठीक है। तो अच्छा मैनेजमेंट जानने वाला बंदा जानता है कौन से बंदे को वो था ना क्या, राइट पर्सन एट अ राइट जॉब, बस वो वाली चीज ना। अभी ये तुम अभी अभी जो पढ़ रहे थे AIS, इसको क्यों पढ़ना है भाई? आजकल सारी चीजें कंप्यूटराइज है। जिस कंपनी में जाओगे, जहां जाओगे, सब कंप्यूटर्स हैं, ऑनलाइन डेटा तुमको मिल रहे हैं। तो जब तक उसको एक्सेस करना नहीं आएगा तुम काम करोगे कैसे? और अभी तुम्हारा इकोनॉमिक्स भी डाल दिया है, अभी फाउंडेशन में CPT में तो था, अभी इधर भी FM के साथ में 40 नंबर का इकोनॉमिक्स चिपका दिया। क्योंकि कंट्री की जो पॉलिसीज होती है ना, उसका कंपनी पर भी इंपैक्ट आता है। बट ऑब्वियस आता है, कंपनी का जो पॉलिसी मेकिंग होता है वो कंट्री की पॉलिसी मेकिंग के हिसाब से होगा। तो उस वजह से आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज भी होना चाहिए कि कैसा कंट्री का इकोनॉमी चल रहा है, उसके हिसाब से ये जो कंपनियां जो काम कर रही हैं वो पॉलिसी। आज सोचो एक कंपनी ने किसी पर्टिकुलर पॉलिसी पे पैसा खर्च किया, एज ऑडिटर आप पूछोगे इतना पैसा क्यों खर्च किया, तो वो कहेगा कि अभी गवर्नमेंट चेंज हो रही है सर। अगर ऐसा हो, और सर गवर्नमेंट चेंज होगी तो ये नई पॉलिसी आएगी सर, उस हिसाब से मैंने पहले से प्री प्लान किया है। अब आपको तो इकोनॉमी का नहीं आता है, अतः पता ही नहीं है कुछ। मैंने तो उतना ही पढ़ा था जितना क्लास में पढ़ा, बस बाकी तो हमने को इकोनॉमिक्स का लेना देना ही नहीं है। तो मारे जाएंगे अपन, समझ नहीं पाएंगे उसके फंडे को, इसलिए अपने को इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ना पड़ता है ना। ये सारे रीजंस हैं। नाउ एक बहुत बढ़िया क्वालिटी और है जो अपन पहले ही पढ़ चुके थे, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। पहली क्वालिटी क्या? लॉ का नॉलेज चाहिए, दूसरा बिजनेस का नॉलेज चाहिए, तीसरा अकाउंट्स का नॉलेज चाहिए, चौथा डिफरेंट सब्जेक्ट्स का नॉलेज चाहिए, पांचवें नंबर पे इंडिपेंडेंट। समझना अपन पढ़ चुके हैं, द ऑडिटर शुड वर्क इंडिपेंडेंटली, है ना। ही शुड नॉट वर्क अंडर प्रेशर ऑफ एनी ऑफ द पर्सन इन द मैनेजमेंट, इसीलिए बिल्कुल इंडिपेंडेंसी रहेगी। ही शुड बी फ्री एंड लिबर्टी टुवर्ड्स हिज वर्क ऑफ ऑडिटिंग, बिल्कुल लिबर्टी फ्री से काम करेगा। और ही शुड नॉट पार्शियल बट ही शुड बी इंडिपेंडेंट। पार्शियल वही बायस बिहेवियर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था हम लोग एक जल्दी ही सेक्शन करने वाले हैं 141 ऑफ कंपनीज एक्ट, जिसमें पूरा लिस्ट दे दिया कि ये लोग कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ऑडिट किया तो इंडिपेंडेंसी वाली चीज उनमें नहीं आएगी। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ पर्सनल क्वालिटीज भी होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। कमेंट ऑन क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, सीधा तो सारी लिखनी पड़ेगी, इनकी डिटेल नहीं देनी है, बस सिंपल मीनिंग मुझे बता दो। जैसे ऑनेस्ट होना चाहिए, मतलब ईमानदार हो, बात करें एथिक्स फॉलो करें, अपन बात कर ही रहे हैं इतनी देर से, ठीक है। फर्मनेस का मतलब क्या होता है? हाँ,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्मनेस? अपना ओपिनियन प्रेजेंट करने वाला, बिल्कुल बिना डरे, ऐसा कुछ डर जिसको कहते हैं ना, डरता है ना, यही होता है ना। हाँ, टैक्टफुल होना चाहिए, ट्रिक्स आनी चाहिए, इंफॉर्मेशन निकलवानी है तुमको, तो तुम्हारे पास में इंफॉर्मेशन निकलवाने का क्या होना चाहिए? ट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रिक। ठीक है, फिर क्या लिखा है क्वेश्चन, मतलब केयरफुल, पेशेंस। पेशेंस के साथ में एक वर्ड और ऐड करता हूं, गुड टेम्पर, धैर्य। पेशेंस बहुत जरूरी है सर। पेशेंस की, अरे क्लाइंट का सर फोड़ दोगे नहीं तो तुम। मैंने अपने ऑफिस में देखा है, कई बार इतना वर्कलोड होता है और अलग अलग तरह की चीजें वो लोग, अच्छा आप तो चार्टेड हो, क्लाइंट तुम्हारा चार्टेड थोड़ी है, अब वो कुछ गलत करके ले आया और तुम्हारा टेम्पर वही लो, दिमाग खराब है, ये कोई होता है, इतना सर नहीं आता तुमको? अरे भाई नहीं आता है ना। जैसे हम लोगों को भी टेम्पर बहुत सेटअप रखना, टीचर बनना आसान नहीं है ना। तुम लोग 50 तरह के डाउट लेके आते हो, जिसमें हमको कई बार लगता है क्या डाउट लाया रे भाई, ऐसा कोई डाउट होता है क्या? क्योंकि मुझे तो वो डाउट कुछ लग ही नहीं रहा है, पर आपके लिए वो डाउट अपने आप में बहुत बड़ा है। तो टेम्पर को क्या करना पड़ा है? थप्पड़ मारना शुरू कर दो, क्या पूछ रहा है, दिमाग खराब है तेरा, इतना सा नहीं आता तुझे, तो कुछ नहीं होना है फिर, है ना। क्लियर हेडनेस का मतलब माइंड में पहले से कुछ चीजें बायस टाइप की आपको नहीं रखनी है कि नहीं ऐसा तो ऐसा ही होता है, नहीं। जो जो चीजें, नई चीजें पता लगे, है ना, उनको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। चाहे नया लॉ हो, चाहे नया कोई टेक्निक आए, वो सब अडॉप्ट करना पड़ेगा। ब्रॉड माइंडेड, खुले दिमागों वाला, अपन कह ही चुके हैं, टेम्पर अच्छा, इंटीग्रिटी, सबको साथ में लेकर के चले, और स्किल्स उसमें होना बहुत जरूरी है, स्किलफुल होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज एक चार्टेड में होना बहुत, मतलब एक ऑडिटर में होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखेंगे।